गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का राष्ट्रीय संपादकीय है और जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ही सावधानी और बहुत ही निष्पक्षता के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं तो कभी कभार उसमें कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक टकराहट आ जाती है कि फला व्यक्ति एक रिलीजन, एक कास्ट, रीज़न को लेकर चल रहे हैं, कोई अलग इम्पीचमेंट कर रहा है। ऐसे तमाम तरह के आरोप लगते हैं जब आप अपने परिवार में या मित्रों के साथ बात करते हैं। पर जब दोस्तों आप किसी एक पक्ष के जब एक पक्ष का आप तर्क वितर्क करते हैं, उसका जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का निष्पक्ष तरीके से जब वर्णन करते हैं, तब आप जो है कि कहीं भी एक उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इसका जो स्पष्टीकरण दिया है, दोनों पक्ष इसने रखे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वही आपको बनना है। ये ऐसा स्पष्टीकरण आप कभी मत दीजिएगा जो आपके विचारों से तनाव पैदा हो जाए, आपके विचारों से कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाएं। हर एक पहलू का, हर एक किसी तथ्य का दो पहलू होता है, जीवन में याद रखिएगा। सकारात्मक नकारात्मक दोनों होगा। यदि मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोबाइल, तो कुछ लोग होंगे इसकी नाकामियाँ बताएंगे, कुछ लोग होंगे उसकी सकारात्मक जो सोच है, जो कार्य है, जो उद्देश्य है वो बताएंगे। पर वो व्यक्ति सबसे सफल माना जाता है जो उसका नकारात्मक पक्ष भी रख दे और सकारात्मक पक्ष भी। तो मुझे वो बनना है, आपको वही बनाना है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, बिखराव का शिकार विपक्ष। आपको पता है इस समय जो वर्तमान सरकार के सामने जो अपोजिशन की सरकार है, जिसे आप विपक्ष की सरकार कहते हैं, वो पूरी तरह से बिखरी हुई है। उन लोगों में किसी प्रकार का तालमेल, किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से अपना जनादेश कांग्रेस पार्टी खो रही है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। जो विपक्ष की पार्टियों के बड़े बड़े लीडर हैं, उन्हें विचार विमर्श करना चाहिए और एक नए चेहरे को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए जो उस काबिल हो। आज भारत के विपक्षी दलों में परस्पर अविश्वास और बिखराव चरम पर हैं। विपक्ष का लगातार सिकुड़ते जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि यह भी सत्य है कि आज जो कांग्रेस हाशिए पर है, उसने भी लगभग 50 वर्ष तक विपक्ष विहीन शासन किया है। विपक्ष की नगण्य उपस्थिति ने ही कांग्रेस के अंदर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को पैदा किया और अंततः 25 जून 1975 के दिन आपातकाल को संभव किया। तो आपने देखा होगा कि तमाम तरह के, भाई मैं एक चीज़ बस यहाँ पे नहीं गिनाऊंगा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, ऐसा मैं कभी कतई नहीं कह सकता। हाँ, कुछ गलत निर्णयों की वजह से आलोचना हुई है कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार हाशिए पे चली गई, उसका जो जनमत था वो सिकुड़ गई, ख़त्म हो गया, वो बात अलग है। पर ये आप जानते हैं जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था तो पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई थी। एक व्यक्ति विशेष के आगे आकर ये संविधान और कानून सिकुड़ गए थे। इस बात को सारे लोग जानते हैं। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में इसी कांग्रेस का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि वह नेता प्रतिपक्ष पद प्राप्ति की संवैधानिक अर्हता को पूरा न कर सकी। तो मित्रों, आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव था 2014-2019 का, उसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। चिंताजनक ये थी क्योंकि वो जिस तरह से रैलियाँ कर रहे थे, वहाँ पे मात्र मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रह गए। उन्हें ये बताना चाहिए था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इनसे बेहतर करेंगे और किस प्रकार से बेहतर करेंगे और क्या नाकामियां हैं इस भारतीय जनता पार्टी की, वो ये ना करके उनके व्यक्तिगत लांछन लगाते रह गए। फलाने ऐसे हैं, फलाने ये हैं, फलाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर वाद प्रतिवाद लगाते लगाते वो भूल गए कि मैं अपनी ख्याति कब बनाऊंगा। कभी कभार जानते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जब 49 दिन में या 47 दिन में अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन दे दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से, तो आपको पता है जब दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, हमेशा उससे नाकामियाँ उनकी गिनाती रहीं कि कैसे छोड़ के भाग गया, क्या ये आपका लीडर है, क्या ये आपका प्रतिनिधित्व करता है, क्या ये शासन चला सकता है।
सब लोग एक व्यक्ति को लेके इतना जो जहर उगलना था सब लोगों ने उगला, पर वो बंदा प्रत्येक के दरवाजे जाकर बस एक ही कहता था कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो मुख्यमंत्री जैसे पदों को दरकिनार कर दिया, और उसका कारण ये है कि मैं गठबंधन की सरकार नहीं चला सकता, इस वजह से मैंने ये पद छोड़ दिया। यदि आप मुझे मौका देते हैं तो बहुमत में करिए, उसके बाद मेरा सुशासन देखिए। और कई मूल्यों पे आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग उसने किया है गरीबों के लिए। इस चीज़ की मैं सराहना करता हूं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को। साथ ही आज वह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े बड़े राज्यों, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में अप्रासंगिक हो गई है। गौरतलब है कि इन राज्यों में लोकसभा की आधी सीटें हैं। कांग्रेस के सिकुड़ने के लिए सोनिया गांधी का पुत्र मोह जिम्मेदार है। उन्हें राहुल गांधी के अलावा कोई अन्य नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं लगता। अब सोचिए, ये जो राजनीति पार्टी है जो तकरीबन जब से हमारे देश में एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देना स्टार्ट किया गया, संविधान बना, तब से लेके ये कहीं न कहीं जो पार्टी थी, यदि विपक्ष में थी ज़्यादातर तो ये सत्ता में रही, अगर विपक्ष में थी तो मजबूत में रही है। पर दोस्तों 2014 और 2019 के परिणाम फल देखेंगे तो बेहद निराशाजनक रहा। इसका कारण है कि जो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव नहीं कर पा रही है, वो अपने परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पा रही है। तमाम तरह के ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे हैं और उनका काफ़ी सम्मान है, पर उन्हें वो अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि हमारी जो पार्टी वो परिवार तक ही सीमित रहे, जो परिवार कहे वो नेता लोग करें। अब चूंकि मानसिकता बदल गई है, यही कारण कि दोस्तों मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरह से वो गिर गई। उसके बाद वहाँ शिवराज जी आ गए। उसके बाद राजस्थान में भी यही स्थिति थी, मान लो राजस्थान में बचा लिया गया। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष और जन नेता के रूप में राहुल गांधी की योग्यता और क्षमता जग जाहिर है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं, जिन्हें बाद में G23 कहा गया, ने सार्वजनिक पत्र लिखकर इन्हीं सब बातों पर चिंता व्यक्त करते हुए पार्टी में अंतरिम व्यवस्था की जगह स्थायी अध्यक्ष और आंतरिक लोकतंत्र की बहाली की मांग की थी। इसके कारण ही सभी सार्वदेशिक और सर्वाधिक सशक्त पार्टी रही कांग्रेस की पंगुता, क्रमिक अवसान, आंतरिक असंतोष, भयावह गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की हताश के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दिग्विजय सिंह की खेमेबाजी और वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ गई। अंततः ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के बाहर अपना भविष्य देखने को विवश होना पड़ा। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की पटकथा को दोहराव होते होते बचा है। हालांकि अभी इस राजनीतिक प्रहसन का पट्टाक्षेप नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल सकते हैं और अशोक गहलोत सरकार की नीति भी कमलनाथ सरकार जैसी हो जाएगी। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजात सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा की खींचतान, और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा आदि गुटबाजी पार्टी को निरंतर कमजोर कर रही है। तो दोस्तों इस पे विचार मंथन करना चाहिए कांग्रेस को कि आखिर क्या वजह जो हमारे निगत कछावर नेता लोग गुटबाजी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, और जो लोग खुल कर थोड़ा सा आलोचना कर दिए थे कांग्रेस के कुछ विसंगतियों की, उसके बाद सोनिया गांधी उनसे रूठ गई और कई पदों से उन्हें वंचित कर दी, टिकट नहीं दी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिस वजह से दोस्तों उन्हें अन्य राजनीतिक पार्टी में शरण लेना पड़ा। तो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है ना, यदि आप वहाँ पे सच कह दिए तो मतलब आपने बगावत कर ली, बस वो जो कहते हो वही करिए। यही कारण कि दोस्तों आज वो अपना पूरी तरह से वर्चस्व और जनादेश खो चुकी है। अगर ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो बहुत दिन बाद ये पार्टी खत्म हो जाएगी। अशोक तंवर जैसे दलित नेता को निर्विकल्प होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। असम सहित उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में कभी कांग्रेस नेता रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने अकेले कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तमाम विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष अविश्वास और संशय और भी गहरा हो गया है। यह आकरण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में मिली हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा है। उसने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे,
सही में समझ में नहीं आता कैसा नेता है। कभी कभार ये देखिए, जो भी पीछे बैकडोर से सूचना मिली थी वो आपके सामने रख रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं भैया थाईलैंड मलेशिया चले जाते हैं मसाज के लिए। आखिर 2-3 महीने 6 महीने जो वो गायब थे, आखिर कहाँ गए थे, इसकी सूचना क्यों किसी को नहीं है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है निजी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक कह सकते हैं एज अ पब्लिक चेहरा है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों के कारण चुनावी दृष्टि से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव का सीट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिर प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हुआ, लेकिन मात्र 15 सीटों पर सिमट कर यह महागठबंधन बिखर गया और आपसी आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। उधर चाचा भतीजे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टकराहट से समाजवादी पार्टी में भी गृह कलह और टूट फूट जारी है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, उनका भी बहुत बड़ा वर्चस्व है। यदि आप सोच रहे हैं कि उनको हम किनारे करके अपना बहुमत हासिल कर लेंगे तो आप गलत हैं। मैं चाहता हूं कि जो स्टेट लेवल की जो चुनाव है, जैसे जहां पहले से आपकी पकड़ है, वहां पे आपको मौका देना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों से उनकी भी अहम भूमिका होती है। और ये इतिहास रहा है, जब जब मायावती जी ने किसी के साथ गठबंधन किया उनका हाल बुरा हुआ है, या तो जीतने के बाद मायावती जी ने अपना चलाया है। इस वजह से लोग डरते हैं कि भैया उनसे गठबंधन करना बहुत ही बुरा है। मुझे याद है जब इन लोगों ने मिलकर गठबंधन किया था तो भतीजा फुआ क्या कहते हैं, खूब नारे लग रहे थे, ये हाथ और ये साथ ऐसे नहीं हैं, 2 साल के लिए नहीं है, जन्म जन्मांतर तक है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास न हो जाए। बहुत बातें हुई थी, पर ये नेतागढ़ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अखिल भारतीय सक्रियता और उपस्थिति ने तथाकथित सेकुलर पार्टी कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा, CPM और तृणमूल कांग्रेस आदि की नींद उड़ा दी है। अभी तक ये दल मुसलमानों के एक मुफ्त वोट बैंक की तरह अपने खाते में जोड़कर अपना चुनावी गणित साधते आए हैं, किंतु मुसलमानों के मसीहा के रूप में ओवैसी के उभार ने उनके चुनावी समीकरण और संभावनाओं को गड़बड़ा दिया है। अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई आसन और विश्वसनीय विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र एक और बड़ा राज्य है, वहाँ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार है। इसके घटक दलों में अंदरूनी कलह और खींचतान वक्त बेवक्त दिखाई सुनाई पड़ती रही। पूर्व में कर्नाटक की कांग्रेस जनता दल सरकार भी इसी प्रकार के अविश्वास और अंतर्विरोध की शिकार हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा को मिली भारी चुनावी सफलता से ममता बनर्जी चिंतित है। वहाँ वामपंथी दल और कांग्रेस गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को लाभ मिलना स्वाभाविक है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से 2 ध्रुवीय रही। वहाँ 2 चिर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल द्रमुक और अन्ना द्रमुक सत्ता की अदला बदली करते रहते हैं। हालांकि इन दलों के सर्वमान्य नेताओं एम करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद नई राजनीतिक संभावनाओं और समीकरणों का सूत्रपात हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों में चले जाएं तो दोस्तों वहाँ पे किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां हावी हैं, मतलब जो क्षेत्रीय हैं, जो पूरी तरह से संबंध रखती हैं उस राज्य से। वहाँ इधर की राजनीतिक पार्टियां हों, वहाँ पे जल्दी जगह नहीं बना पा रही हैं, पर जो मेहनत और जो उल्लास दिखाया है भाजपा ने आपका बंगाल में, हो सकता है इस बार पूरी तरह से धराशायी हो जाए ममता बनर्जी, क्योंकि उन पे ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा है कि वो किस प्रकार से राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, वो रिलीजन को लेकर इम्पीचमेंट तुष्टीकरण कर रही हैं, कैसे तवज्जो दे रही मुसलमानों को, हिंदुओं को नहीं दे रही हैं। अब भगवान जाने इसमें क्या वास्तविकता है। इसके लिए तो वहाँ के स्टेट का वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो सेक्शन हुआ है, सैंक्शन जो बोलते हैं। और जयललिता के निधन के बाद नई राजनीति हो गया। केरल और तमिलनाडु जमीन तलाशती भाजपा की नज़र इस नए स्पेस पर है। कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु में हाशिए पर है। देख सकते हैं कांग्रेस भी तमिलनाडु में एकदम बिखरी हुई है, पता नहीं है उसका। दरअसल विपक्षी एकता की सबसे बड़ी बाधा क्षेत्रीय छत्रपों की महत्वाकांक्षा और एक दूसरे के जनाधार को हथियाने की प्रतिस्पर्धा है। नीति और नियत का यह दोष किसी विश्वसनीय विकल्प की संभावना को निरस्त करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।